हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की जीत की का सफर। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने संडे के गैपिंग समय को खूब यूज किया होगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड भी होंगे और आप अनुभव करते होंगे कि हम इसे काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं और काफ़ी कुछ नए नए इंफॉर्मेशन के साथ हमारा सफ़र जारी है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, ठीक है, और भारत में यूरोपियन कंपनियों के सफ़र में हम लोग दो यूरोपियन कंपनियों के आगमन को पूरा किया था। फर्स्ट पुर्तगाल और सेकंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो भी कंपनी यूरोपियन ट्रेड कंपनी भारत आया वो सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही जाना गया और पहला 1498 ईस्वी में आने वाला पुर्तगीज था, जिसके पहले व्यापारी कहा जाए या आर्मेडा कहा जाए, वो अपने जहाजी बेड़ा लेकर के भारत आ पहुंचा था। ठीक है, वो था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा के बाद डच आया और डच ने लगभग बेदरा के युद्ध, जिसमें 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई से पुर्तगीज और एक तरह से कह सकते हैं डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मुकाबला होता है बंगाल के निकट, और उस मुकाबले में जनरल क्लाइव जो थे वह डच को पूरी तरह से पराजित किया और उसे भारत छोड़ने के लिए बाध्य किया। क्योंकि डच का मुख्य उद्देश्य था भारत के, ठीक है, मसालों के बगानों पर अधिकार करना, लेकिन उस ख्वाब को पूरा नहीं होने दिया, क्योंकि 1605 ईस्वी में ही पहुंच गए थे कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1605 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया, आज हम लोग उसी के सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक होगा हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, BEIC कहते हैं, BEIC। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हैं कि यह लगभग 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, 31 दिसंबर 1600 का जो समय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, जिसमें लगभग 272 कंपनियों, जो एक तरह से इंग्लैंड के व्यापारी कंपनियां थी, 272 इंग्लैंड के व्यापारिक कंपनियों ने मिलकर तात्कालिक जो वहां के महारानी थे एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ के, ठीक है, प्रथम कहा गया महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थे। इन्हीं के अथॉरिटी से उन 272 व्यापारिक मर्चेंट कंपनियों को भारत में या पूर्वी एशिया से व्यापार करने के लिए 15 वर्षों तक का, 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अनुमति मिला था, व्यापार करने का अनुमति मिला। ठीक है, उस कंपनी का ही नाम था, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आपसे पूछा जाएगा कब बना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, लगभग 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ये कंपनी बना था। और इस कंपनी का मूल मकसद था, क्या मकसद था,
भारत जैसे देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार करना, व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाना। तो यहाँ से एक तरह से एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो कब हुआ? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। किसके अथॉरिटी से? तो महारानी एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी, उन्हीं ने इसे अथॉरिटी दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया, इतनी कंपनियां अपने हिस्सेदारी दी थी, तो लगभग 272 मर्चेंट कंपनियां थी। अब बात होती है कि 217 मर्चेंट कंपनियां का क्या उद्देश्य था। अब इसको कई वर्ष लग गए इसके डिसीजन लेने में कि वह किस तरह से भारत के साथ या एशियाई पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करेंगे। और उस समय में भारत में मुगल था शासनकार। इस समय में तात्कालिक किसका था? मुगल का था। मुगल का शासन भले शुरू हुआ था 1526 से, ठीक है, और ये चला था कब तक? 1857 में ये मुगल था। इसी दौरान लगभग 1608 ईस्वी का समय था। कौन? जहांगीर था बादशाह। मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था। मेरी बातों को समझते रहिएगा और सुनते रहिएगा और महत्वपूर्ण बातों को नोट करते जाइएगा, तभी आपको अच्छा महसूस होगा और तभी आपका जो इंफॉर्मेशन का मात्रा है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, कंटेंट्स आपके पास होनी चाहिए और वो कंटेंट्स तभी होगा जब आप लेक्चर को पूरी तरह से सुन करके अपने कॉपी में आप नोट करते जाएंगे इसको। तो यहाँ पर 1608 ईस्वी में जहांगीर था शासक। मुगल बादशाह जहांगीर से पहले अकबर हुए और अकबर के काल जो था, अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 तक था। और इस दौरान अकबर, ठीक है, पुर्तगाली को प्रमोट किया था, ठीक है, प्रोत्साहन दिया था। क्योंकि 1500 जब 70 से 75 के बीच अकबर का शासन के समय गुजरात अभियान हो रहा था अकबर का। उसी अभियान के दौरान पहली बार अकबर पुर्तगालियों से मिला। 75 अभियान के दौरान, इस 75 में गुजरात अभियान के दौरान अकबर पुर्तगालियों से मिला। अकबर पुर्तगाली से मिला था। अकबर जब पुर्तगालियों से मिला, उनको पहली बार एहसास हुआ और इसी दौरान उन्हें समुद्र तट को भी देखने को मौका मिला था। इसी दौरान उसे अनुभव हुआ कि बड़ी मात्रा में अब पुर्तगालियों से उसे टैक्स मिल सकता है और उसे व्यापारिक अथॉरिटी मिला। लेकिन अकबर की मृत्यु हो गई 1605 ईस्वी में और जहांगीर शासक बना और जहांगीर का शासन 1605 से लेकर के 1627 था। यह काल औरंगजेब के तक चलता रहा, लेकिन यह काल अंग्रेजों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफी अनुपयुक्त रहा, काफी उपयुक्त रहा। अनुपयुक्त नहीं बल्कि उपयुक्त रहा। क्यों उपयुक्त रहा? क्योंकि इसी दौरान उसे उपयुक्त रहा। क्यों रहा? क्योंकि इसी दौरान अकबर के बाद का जो शासक था जहांगीर, उसके द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रमोशन मिला। बात उस वक्त की है जब 1608 ईस्वी में ब्रिटिश जेम्स प्रथम, ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट थे, प्रथम ने अपना राजदूत, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस 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 को भारत भेजने का निर्णय लिया और भारत जब आया तो वह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। कहा जाता है जैसे ही जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया, इसके खिलाफ हो गए दो तत्कालिक व्यापारिक सौदागर और पुर्तगाली को, जो अकबर से पूरी तरह से ऑथराइज हो चुका था भारत में शासन करने का, वह एक तरह से बगावत कर दिया, जिसके कारण अकबर के बाद जहांगीर ने पुर्तगालियों को प्रमोट नहीं किया था, इसलिए वह एक तरह से विद्रोह किया और दबाव डाला जहांगीर पर कि उनके पिता ने पुर्तगालियों की ऑथोरिटी प्राप्त किया है और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना ऑथोरिटी दे रहा है, इसलिए यह सफल नहीं हो पाया। उस समय जहांगीर का बेटा था खुर्रम। खुर्रम गुजरात का सूबेदार था, सूबेदार मतलब गवर्नर था, ठीक है। कई वर्षों तक जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस एक तरह से दीवान के तौर पर रहा। वैसे 1609 ईस्वी में ही 1609 ईस्वी में ही, ठीक है, 1609 में जहांगीर के दरबार में रहने के बावजूद भी, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस ने एक तरह से कह सकते फैक्ट्री बनाने का काम आरंभ करता, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। जहांगीर के चाहने के बावजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सफल नहीं हुए, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं पुर्तगाली व्यापारी और कह सकते हैं प्लस अन्य व्यापारी सौदागरों ने विद्रोह कर दिया 1609 ईस्वी का समय जो था वो बेकार चला गया। फिर 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने फिर एक दूसरे अपने राजदूत सर थॉमस रॉ को भारत भेजने का निर्णय लिया। 1615 में, ठीक है, सर थॉमस को जहांगीर के दरबार में जेम्स फर्स्ट ने भेजा, ठीक है। अब सर थॉमस जो थे रॉ कैप्टन हॉकिंस मिल करके दबाव बनाना शुरू कर दिया, फिर भी जहांगीर ने इसको अनुमति नहीं दिया। तो जहांगीर का पुत्र उसी समय में 1600 लगभग 11 में, ठीक है, खुर्रम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री
बनाने का आदेश मिल गया। इस तरह से खुर्रम ने व्यापारिक एकाधिकार को जो पुर्तगालियों के पास था उसको तोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना फैक्ट्री पहले बनाया। इसी वर्ष कहा जाता है कि मसूलीपट्टनम में वह अपना व्यापारिक फैक्ट्री बना चुका था। 1611 में दक्षिण भारत से व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बना चुका था। इस तरह से उनका दो फैक्ट्री नहीं बल्कि उसका कई फैक्ट्रियां बन गया, और लगभग 1615 के बाद ऐसा हुआ कि वह तेजी से कई स्थानों पर अपना फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अनुमति मिल गया, जहांगीर से भी मिल गया, सर थॉमस रॉ के एफर्ट से जहांगीर ने उसे अनुमति दे दिया। कहा जाता है 1651 तक भारत के कई शहरों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री बन गया। कहां कहां था, कुछ खास जगहों पर उनका फैक्ट्री बना था, तो मैं यहां लिख रहा हूं 1651 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्रीज भारत के कई स्थानों पर बन चुका था। जैसे, ठीक है, जैसे पहला तो सूरत में था, फिर अहमदाबाद में था, सूरत अहमदाबाद के अलावा भी आगरा में था, भरूच में था, आगरा में, भरूच में था, दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में था, मद्रास में था, भरूच, कलकत्ता के हुगली में था, ठीक है, मसूलीपट्टनम में था, मद्रास, एटीसी, इन स्थानों पर, ठीक है, प्रमुख था। अब ये फैक्ट्रियां इतने सार्थक हुए जहां पर सूरत, अहमदाबाद, आगरा, भरूच, हुगली, मसूलीपट्टनम, मद्रास, ये सब स्थानों पर लगभग 1651 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री बन चुका था। अब मुंबई भी उनको मिल गया लगभग 1661 ईस्वी में। कहा जाता है कि मुंबई का क्षेत्र जो था वह महारानी कैथरीन के से विवाह करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज चार्ल्स से मिल गया था, क्योंकि राजकुमार चार्ल्स का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था, और उसे ब्रिटिश सम्राट ने 1661 ईस्वी में दे दिया था। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 1661 में ब्रिटिश सम्राट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई उपहार स्वरूप मिला। ठीक है, वो उपहार स्वरूप मिल गया, और कहा जाता है इसके बदले में 10 पाउंड वार्षिक किराया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। इसके बदले 10 पाउंड, ठीक है, PEIC को सम्राट को
सम्राट को वार्षिक कर देना था। ठीक है, वैसे आपको बता दें कि मुंबई जो था वह सम्राट को कैसे मिला। ये मुंबई सम्राट को, इस मुंबई को सम्राट को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के बाद मिला था। एक तरह से कह सकते हैं उन्हें एक दहेज स्वरूप मुंबई का आइलैंड मिला था, जिसको 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब उनका एक तरह से व्यापारिक गतिविधियां मुंबई में भी हो गया। पूर्वी भाग में 61 के बाद 1661 में या 1661 के बाद 1661 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी फैक्ट्री बंगाल, बिहार, उड़ीसा के बालासोर, हुगली में स्थापित हुआ। ठीक है, इस तरह से बंगाल में भी उसका फैक्ट्री बनने लगा। 1639 में बीआईसी ने मद्रास को पट्टा पर लेकर के, ठीक है, पट्टा पर ले लिया और उसे पोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक किला बनाया। वैसे 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, मद्रास को स्थानीय शासक से लेकर एक किला बनाया जो फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना गया। इस तरह से फोर्ट सेंट जॉर्ज एक प्रसिद्ध किला बन गया, जिसका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया 1639 ईस्वी में। अब आता है 1600, ठीक है, लगभग 90 से 99 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता, गोविंदपुर, सूतानीति नामक गांव को पट्टा पर लेकर, ठीक है, फोर्ट विलियम नामक किला बनाया। और इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग पूरे भारत देश में पूरा तरह से फैल गया। 1686 में अंग्रेजों का मुगल सेना से संघर्ष हुआ और कई फैक्ट्रियां, ठीक है, खो दी। यहाँ पर लगभग 1659 ईस्वी में औरंगजेब का एक तरह से आगमन हुआ और औरंगजेब ने थोड़ा सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अंकुश लगाने का प्रयास किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को
औरंगजेब के शासन काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी गतिविधियों में थोड़ा गतिविधियों में परेशानियां गतिविधियों में बाधा बाधा उत्पन्न हुआ बाधा उत्पन्न हुआ बाधा उत्पन्न हुआ क्योंकि औरंगजेब ने उसे संघर्ष किया और कई फैक्ट्रियों पर कब्जा करने में सफल हुआ। ठीक है। साथ में औरंगजेब के मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी गतिविधियों में तेजी से उन्नति हुआ। अब ये शायद 1739 में औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर हो गए और उसी क्रम में आया फर्रुखसियर। ठीक है। 1713 से 1719 के बीच फर्रुखसियर के शासन काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापारिक एकाधिकार का फरमान मिला। बहुत ही जबरदस्त यहां से मुनाफा हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस फायदे को एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है। एक इतिहासकार थे ऑर्म्स ने कहा कि फर्रुखसियर का यह महामेग्ना कार्टा का अधिकार मिला। ऑर्म्स नाम का इसको, ठीक है, व्यापारिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का महान मेग्ना कार्टा कहा गया, अर्थात इसमें कंपनी का अधिकार पत्र कहा गया। ठीक है। जिससे काफी लाभ हुआ, काफी फायदे हुए। ठीक है। इस फरमान को कंपनी का महान मेग्ना कार्टा कहा गया। कंपनी का महान मेग्ना कार्टा कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इस, ठीक है, इस फरमान से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से काफी व्यापारिक उपलब्धि बढ़ गया। अब आगे आता है कि लगभग 1600 से लेकर के, ठीक है, 1600 से लेकर के लगभग 1600 यहाँ तक आ गया 1719 तक में ऐसा कहा गया कि 1600 में तो उसे 15 सालों तक ही व्यापार का अधिकार मिला था, लेकिन समय के साथ साथ इतना तेजी से बढ़ोतरी हुआ कि फिर वह मुड़ करके आगे नहीं, पीछे नहीं देखा। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 1739 में, ठीक है, 1739 में मोहम्मद शाह के काल में नादिर
शाह के आक्रमण ने मुगलों को कमजोर बना दिया। ठीक है, कमजोर बना दिया। और फिर आपके आपके समक्ष ये दिखने को लग रहा होगा कि अंग्रेजों के समक्ष अब कोई ऐसा शक्ति नहीं बचा कि उसका मुकाबला कर सके। मोहम्मद शाह के काल में बंगाल अलग हो चुका था और वहां पर बंगाल का में अपने व्यापारिक अवसर को बढ़ाने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास करना शुरू किया। और उन्होंने सबसे पहला प्रयास किया कि पोर्ट विलियम के क्षेत्र पर, पोर्ट विलियम का जो क्षेत्र था उसके आसपास के क्षेत्रों पर वह अपना उपनिवेश बसाना शुरू किया। क्योंकि बंगाल अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने आप को बचाना चाहता था, उधर मुगल बादशाह से भी बंगाल अलग हो चुका था। ऐसी स्थिति में नवाब जो थे बंगाल का, मीर सिराजुद्दौला, उस सिराजुद्दौला के पास अब कोई चारा नहीं बचा था अंग्रेजों को रोकने के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज अब अपने व्यापारिक एकाधिकार को बंगाल से बाहर भी करने लगे थे और उसका साम्राज्य एक तरह से प्रेसिडेंसी में फैल गया था, मुंबई और मद्रास में भी पहुंच गया था। ऐसी स्थिति में आर्थिक और राजनीतिक संपन्नता ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ गया। 1757 के पलासी की लड़ाई से क्या हुआ? 1757 से के पलासी की लड़ाई, 1757 के पलासी की लड़ाई ने कई मायनों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कई मायनों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ पहुंचाया क्योंकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार ने नवाब बनाने की नवाब बनाने के क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप को बढ़ा दिया। समझ रहे हैं? अब नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक तरह से नियंत्रण में आ गया। कौन नवाब बनेगा यही उनका एक तरह से निर्णय बच गया। 1761 के पानीपत की हॉर्ड युद्ध ने मराठा की हार ने यह सिद्ध कर दिया कि अब आने वाले समय में भारत पर कौन शक्ति शासन करने योग्य नहीं है। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे
ज्यादा लाभान्वित हुआ, वित्त हुआ। होना स्वाभाविक था कि बक्सर की लड़ाई, ठीक है, पलासी की लड़ाई के बाद पानीपत की लड़ाई में यह सिद्ध कर दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष दूसरा कोई भी चैनल नहीं है कि जो हिंदुस्तान पर शासन कर सके। और अंतिम कड़ी तो रहा साहब पूरा कर दिया 1764 के बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना नायक हेक्टर मुनरो ने मुगल, अवध और मीर कासिम को पराजित कर एक तरह से पेंशन भोगी बना दिया। कासिम को पराजित कर पेंशन भोगी बना दिया। ठीक है, एक तरह से देख सकते हैं कि अब बंगाल का कोई चारा नहीं रहा, मराठा के पास उतना सामर्थ्य नहीं रहा, बचा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वह तेजी से अपने प्रेसिडेंसी की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, और 1765 में एक इलाहाबाद की संधि हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में शासन शुरू हो गया। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में शासन आरंभ हो गया। ठीक है, इलाहाबाद की संधि की चर्चा हमने पहले किया था। इस संधि ने यह तय कर दिया कि मुगल बादशाह को शाह आलम सेकेंड जो है वह बक्सर की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, उनको 26 लाख का पेंशन मिला और उसके बदले भारत में बंगाल में खासकर व्यापार करने का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह ने दिया। ठीक है, अब 1765 से लेकर के 66 से लेकर के 1857 तक लगातार भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। 1766 से 1857 कह सकते हैं, 1858 तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। ठीक है, लेकिन इस शासन के दौरान उनको कई प्रकार के परिवर्तन करने पड़े और उसमें परिवर्तन क्या हुआ। ठीक है, 1766 से 1773 तक प्रशासन के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का गठन किया तथा गवर्नर ऑफ बंगाल के नेतृत्व में शासन चलाया गया। अब देखिए 1766 से 1773 तक गवर्नमेंट या कंपनी का गवर्नर था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ,
और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो द्वैध शासन है उसको खत्म करके वारेन हेस्टिंग के माध्यम से एक शासन चलाना शुरू हुआ। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना और द्वैध शासन जो 1766 में शुरू हुआ था, ठीक है, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य बढ़ गया। अब 1773 से लेकर के 1813 तक यह कंपनी के लिए बड़ा ही शुभ अवसर रहा कि वह व्यापार ही किया। लेकिन 1813 ईस्वी में फर्स्ट टाइम ये, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 से यह निर्णय किया गया ब्रिटिश सम्राट के द्वारा कि वह अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक गतिविधियों का एकाधिकार छोड़ देगा और वह अपना थोड़ा सा ध्यान जो है राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ाएगा। क्या हुआ, ठीक है, इस पॉइंट को हम यहां लिखते हैं। 1813 के, ठीक है, 13 के 33 डायरेक्ट कर देते हैं। 1833 के 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी एकाधिकार समाप्त हो गया, क्योंकि इस चार्टर एक्ट में यह निर्णय लिया गया कि चीन के साथ और चाय का व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो जाएगा और वह अपना सारा ध्यान अब व्यापार के बजाय राजनीतिक गतिविधियों पर रखेगा। और जो थोड़ी बहुत बातें थी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण व्यापारी गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। उसे अब एक राजनीतिक इकाई बना दिया। अब वह एक राजनीतिक गतिविधियां बन के इकाई यूनिट बन गया और उसका उद्देश्य था भारत में साम्राज्य को फैलाना। 1799 ईस्वी में क्या हुआ कि सहायक संधि लाया गया था और उसके तहत इस बीच में उसे कई यूरोपियन कंपनियों से भी मुकाबला करना पड़ा। और वो कंपनी से कहां से मुकाबला हुआ, तो 1763 में तीसरा कर्नाटक युद्ध में फ्रांस को पराजित कर दक्षिण में अपना राजनीतिक वर्चस्व सिद्ध किया। यह भी एक प्रकार का नहीं, 1763 में तीसरा कर्नाटक युद्ध का अंतिम निर्णायक युद्ध था और इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश था वह फ्रांस को खत्म करके दक्षिण भारत में भी अपना व्यापारिक अधिकार कायम कर लिया था। और इधर 1833 तक में वह क्या हुआ
ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में अब वह राजनीतिक इकाई बन गया, उसका उद्देश्य था भारत पर क्या करना, शासन करना। इधर 1858 ठीक है के 1858 के 1857 के ठीक है 57 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश सम्राट ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 के अधिनियम के तहत ठीक है शासन को समाप्त कर दिया। शासन को समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से शासन को क्या किया, पता ही है, थोड़ा सा चर्चा किए थे, शासन को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, अब यह शासन किसके हाथों में चला गया, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और उसका शासन, व्यापारिक स्थिति में बढ़ोतरी। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और एक और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था, वह था फ्रांस, सबसे जो प्रभावशाली थे। लेकिन डच की तरह डेनिश भी भारत में आया था, लेकिन उसका बहुत ज्यादा गतिविधियां नहीं रहा भारत में। तो आज के सेशन में हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक ठीक है साम्राज्य का विस्तार और शासन और अंत को देखा। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग कल देखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर थोड़ा बहुत जो अपॉर्चुनिटी है डेनिश का, उसको देखेंगे। तो आज के सेशन को बस यही समाप्त करते हैं और कल के सेशन में हम लोग मिलते हैं किसके लेकर के, डेनिश और फ्रेंच को लेकर के। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।